हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में रेडॉक्स अभिक्रिया वाले चैप्टर में आगे देखेंगे प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है वो किसमें ज़्यादा होगा और किसमें कम होगा, उसी को बोला गया है प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। और उसके साथ साथ जो अभिक्रिया होगा उसको बोलेंगे प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया। तो कई प्रकार के आयन रहते हैं और क्या रहते हैं, तत्व रहते हैं। तो कोई सा भी आयन इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या फिर ग्रहण कर सकता है। उसी प्रकार से जो तत्व रहेगा वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है या फिर ग्रहण कर सकता है। तो हर प्रकार के तत्व के और किसके, आयनों के इलेक्ट्रॉन को त्यागने की और ग्रहण करने की जो प्रकृति है वह अलग अलग रहती है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता के आधार पे इलेक्ट्रॉन कौन कितना ज़्यादा त्याग कर सकता है, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है, उसी के क्षमता के आधार पे क्या किया गया है, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसको पहले रखा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को सबसे धीरे कौन सा त्यागेगा, माने सबसे कम कौन सा इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, उसको सबसे बाद में रखा गया है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता के घटते हुए क्रम में एक व्यवस्थित करके क्या किया गया है, एक श्रेणी का निर्माण किया गया है। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को देखेंगे तो उसमें क्या होगा, घटते क्रम में होगा। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता देखेंगे कि कितनी सरलता से कोई चीज इलेक्ट्रॉन को अपने में ग्रहण करेगा, उसके हिसाब से देखेंगे तो वह श्रेणी क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देगी। तो इसी श्रेणी में हमको क्या पता चलता है, धातुओं के या फिर आयनों की इलेक्ट्रॉन को त्यागने के या ग्रहण करने के प्रति उनकी क्रियाशीलता के बारे में पता चलता है। तो उसी को बोला गया है प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की अभिक्रिया। तो इसमें जो भी धातु इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से उसके प्रति रिएक्शन देगा, उसके आधार पर उसकी क्रियाशीलता को एक श्रेणी में व्यवस्थित किए हैं। उसी श्रेणी का नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी, या फिर उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें तत्वों को क्या किया गया है, घटते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पे जमाया गया है। तो उसमें देखते हैं तो लिथियम जो है सबसे आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। तो सबसे पहले ज्यादा वाला को लिखे हैं, तभी घटते क्रम में होगा, क्योंकि आसानी से दान करेगा तो इसकी क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। अब लिथियम के बाद आता है पोटेशियम, फिर आएगा कैल्शियम, फिर सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, निकिल, स्टेनस, और यहाँ पे बीच में आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है बीच में मध्यम, माने कि ज्यादा दान करने वाला और कम दान करने वाला, दोनों के बीच में क्या करेगा, मध्यवर्ती का काम करता है। और जब विद्युत वाहक बल का मान देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, तो जो हाइड्रोजन है उसके लिए विद्युत वाहक बल का मान क्या आएगा, 0 मिलता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बीच में रहता है और ऊपर रहेंगे आधे तत्व, नीचे उसका आधा तत्व रहता है। तो हाइड्रोजन से कम होगा कॉपर का, उससे कम होगा मरकरी, फिर यह है सिल्वर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, चांदी भी बोला जाता है। उसके बाद पैलेडियम, प्लेटिनम, और यह है आर्यनम या फिर सोना। तो इस प्रकार से ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के रूप में इसको दर्शाया गया है। इससे पहले आप लोग के में क्लासरूम में डाला हुआ है एक वीडियो विद्युत रासायनिक श्रेणी का, इसके ज़्यादा अध्ययन के लिए उसको आप लोग देख सकते हो। उसमें अच्छे से पूरा विद्युत रासायनिक श्रेणी को लेकर के समझाया गया है और उसके एप्लीकेशन के बारे में भी डाल चुका है वीडियो। उसके बाद इसमें देखते हैं कि इस प्रकार से अगर हम लोग करेंगे क्या, विद्युत रासायनिक क्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है। तो एक हम लोग बीकर लेते हैं, एक बीकर लेंगे और बीकर में क्या करेंगे, कॉपर नाइट्रेट का विलयन लेते हैं।
तो यह है CuNO3 ट्वाइस, ये है कॉपर नाइट्रेट। तो ये इस बीकर में क्या लेंगे, विलयन लेंगे। ये विलयन रहेगा कॉपर नाइट्रेट का विलयन। तो ये हो गया कॉपर नाइट्रेट का ये जो विलयन है भरा हुआ है, इसमें एक तो जिंक की छड़ को डुबा देते हैं। तो ये जिंक है उसकी छड़ को इसमें डुबाएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, अब हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कि जिंक किस रूप में है और कॉपर कौन से रूप में इसमें पाया जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं, तो जो कॉपर है नाइट्रेट विलयन के रूप में है, तो इसको यहाँ पे तोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, Cu2 प्लस बन जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, NO3 2NO3 माइनस आयन बनेगा। तो यहाँ पे देखो जो कॉपर है किस रूप में है, Cu2 प्लस आयन के रूप में इसमें विलयन में पाया जाएगा। अब यहाँ पे जिंक को देखते हैं, तो जिंक का केवल एक तो क्या है, छड़ है। तो जिंक का छड़ है तो जिंक इसमें प्लस या माइनस रूप में नहीं रहेगा, जिंक इसमें क्या होगा, उदासीन रूप में रहता है। तो इसमें कॉपर जो है 2 प्लस आयन के रूप में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रारंभिक अवस्था बोलते हैं। तो यह वाला स्थिति हो जाएगा अभिक्रिया की प्रारंभिक अवस्था। उसके बाद क्या होता है, इसमें धीरे धीरे देखते हैं कि जो जिंक की छड़ है, इसमें जो छड़ लिए हैं जिंक के, उसके ऊपर क्या होगा, लाल रंग का कॉपर जमते हुए जाता है। तो जो है कॉपर नाइट्रेट का विलयन शुरू में क्या रहेगा, नीले कलर का रहता है। जो कॉपर नाइट्रेट का विलयन है वह नीले रंग का रहता है और जिंक की छड़ है वह उसमें डूबी रहती है। तो यह विलयन प्रारंभिक अवस्था में नीले रंग का रहेगा। अब इसमें थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं, तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे, माध्यमिक स्थिति या मध्यवर्ती अवस्था। तो यह है मिडिल स्टेट। मिडिल स्टेट में देखेंगे कि ये जो कॉपर है, इस कॉपर नाइट्रेट है, इसका जो नीला कलर था, इसका रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है और क्या होगा, ये जो जिंक की छड़ है उसके ऊपर हल्का सा कॉपर का माने रेड कलर टाइप से इसमें जमना शुरू हो जाता है। तो वो क्यों होता है, यहाँ पे देखते हैं, कॉपर 2 प्लस आयन है और जिंक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, जो Zn है यहाँ पे जिंक है, ये क्या करेगा, Zn2 प्लस आयन बनाएगा और यहाँ से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो जिंक से बनेगा जिंक 2 प्लस आयन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है। अब इस दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, ये जो कॉपर है ये अपना इसको ग्रहण कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को, कॉपर 2 प्लस है, 2 प्लस है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से शुद्ध कॉपर के रूप में यहाँ पे आ जाता है। तो ये कॉपर क्या होगा, विलयन में नहीं जाता है, इस जिंक के ऊपर में जमा होने लगता है, इस छड़ के ऊपर में। तो यहाँ पे जो ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, इसमें क्या होगा, कॉपर इसमें जमना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्रिया शुरू हो जाती है, तो इस स्टेट को बोलेंगे मिडिल स्टेट। तो इसमें क्या चेंजेस होगा, जिंक के ऊपर कॉपर लाल रंग से जमना शुरू हो जाएगा और जो कॉपर सल्फेट के कॉपर नाइट्रेट का जो विलयन था उसमें नीला कलर धीरे धीरे गायब होने लगेगा। अब लास्ट स्टेज पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये तो विलयन इसमें भरा ही रहेगा बीकर में कॉपर नाइट्रेट का। तो अंतिम स्टेट में क्या होता है, इस विलयन में जितना भी कॉपर था वह पूरा जो कॉपर 2 प्लस के रूप में था ना, इसमें कॉपर 2 प्लस के रूप में था और इसमें थोड़ा थोड़ा जमा था। तो यहाँ पे पूरा जो जितना कॉपर था सब का सब जिंक के ऊपर में जम जाता है और यहाँ पे जिंक के छड़ के ऊपर में कॉपर का जमा हुआ परत प्राप्त होगा। तो यहाँ से इसमें क्या बचेगा, NO3 माइनस आयन विलयन में रहेगा और इसमें का जो कॉपर था, यहाँ से कॉपर 2 प्लस था
जिंक के ऊपर में जम जाएगा और ये जो जिंक था यहाँ पे जिंक के रूप में था और यहाँ पे किस रूप में रहेगा, जिंक 2+ आयन के रूप में रहेगा। तो यहाँ पे समझ में आता है कि इस पूरे अभिक्रिया में जो जिंक है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो जिंक का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। और जो कॉपर था वो पहले 2+ के रूप में था तो 2+ से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो कॉपर का यहाँ पे अपचयन या रिडक्शन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है जिंक का और क्या बनेगा, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। तो दोनों क्रिया साथ साथ हो रही है, इसलिए यह जो अभिक्रिया है क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। और इसमें जो जिंक है, ये जो जिंक है जब 2+ आयन के रूप में बनता है तो क्या होगा, इस विलयन में जिंक 2+ आयन के रूप में आ जाता है। तो बुक में इसको AQ करके लिखा हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन या फिर जलीय विलयन। तो जिंक 2+ के रूप में इस विलयन में आकर के रहेगा और कॉपर जिंक की छड़ के ऊपर जमा हो जाएगा। अब यहाँ से जो विलयन बचेगा बीकर में वह क्या होगा, कलरलेस या फिर रंगहीन रहेगा और उस पे जिंक के ऊपर में कॉपर की परत पाई जाएगी। इसी प्रकार से एक और उदाहरण इसमें दिया हुआ है, उसको भी आप लोग देख सकते हो, जिसमें तीनों स्टेट को फिर से बताया गया है, प्रारंभिक अवस्था, माध्यमिक अवस्था और अंतिम अवस्था। तो इसी प्रकार से उसमें भी क्या होगा, अभिक्रिया होगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या के संदर्भ में रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जो ऑक्सीकरण संख्या है उसके संदर्भ में क्या देखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका मतलब है कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया अभी हम लोग देखे उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। तो उस रेडॉक्स अभिक्रिया को कैसे जानेंगे कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। तो उसके लिए एक संख्या के आधार पर उसको देखते हैं जिसको बोला जाता है ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर यहाँ पे किसको समझाया गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाया गया है। तो यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड, एक यौगिक है मैग्नीज ऑक्साइड, उसको क्या करेंगे, HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्शन कराते हैं तो उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, इसको प्रूव करना है किसके आधार पे, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे। तो यहाँ पे ये है मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, उसके साथ क्या लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर HCl। तो यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों अभिकारक का काम करेगा या फिर रिएक्टेंट का काम करेगा और इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा, उसके बाद इधर प्रोडक्ट बनता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, उसमें हम लोग को ऑक्सीकरण अवस्था देखना है और जो अभिकारक रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा, उसमें भी ऑक्सीकरण अवस्था को देखना है। उसके बाद बताना है कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होगी कि नहीं। तो पहले देखते हैं मैग्नीज ऑक्साइड को, तो MnO2। तो इसमें जो है केंद्रीय धातु कौन सा रहेगा, माने कि मुख्य धातु मैग्नीज है और ऑक्साइड है इसलिए इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है। तो जो मैग्नीज है इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे। तो F2 ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 ऑक्सीकरण संख्या। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, O2 है तो क्या हो जाएगा, -2 × 2 = -4। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे -4 आवेश है, उसके कारण मैग्नीज पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट उसके रहेगा, तो +4 इसका ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, +4 रहता है। अब जो HCl है इसमें देखते हैं, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो
निर्माण करेंगे। उसके बाद बचा हुआ जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकलेगा और इसमें का ये जो हाइड्रोजन है और इसमें का ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर यहाँ पे H2O या फिर वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे अब इसमें देख लेते हैं कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो एक तो क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का ऐसा लिखा रहता है क्लोराइड के रूप में। तो एक क्लोरीन आवेश है तो एक क्लोरीन का कितना हो जाएगा -1 चार्ज। तो 2 क्लोरीन के लिए हो जाएगा 1 का -1, तो 2 का कितना होगा -2। तो क्लोरीन में हो जाएगा -2, जिसके कारण इस पे क्या आएगा मैग्नीज पे, उसका उल्टा +2 मैग्नीज का होगा। तो यहाँ पे मैग्नीज का क्या हो गया, +2 ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन का। तो जो क्लोरीन है यहाँ पे किस रूप में है, क्लोरीन गैस के रूप में या फिर क्लोरीन के अणु के रूप में। तो यहाँ पे जो क्लोरीन और क्लोरीन इसके बीच क्या है, सहसंयोजक बंध रहेगा, एकल सहसंयोजक बंध। तो ये दोनों एक ही प्रकार के परमाणु हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनका ऑक्सीकरण संख्या 0 रहेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, 0। अब इधर H2O नहीं था, इसलिए H2O का नहीं देखते हैं, इन दोनों का केवल देखते हैं। अब देख रहे हो कि इसमें पहले क्या था, ऑक्सीकरण अवस्था का मान मैग्नीज का कितना था, +4। तो ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था से किसमें आ गया है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में आया है। तो जो +4 था ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और जो Mn था 4+ ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, Mn2+, माने कि इसका निर्माण करेगा। तो ये क्या कर रहा है, मैग्नीज इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो इसका क्या होगा, अपचयन होगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, अपचयन की क्रिया होगी। तो इसमें देखते हैं तो क्या होगा, अपचयन की क्रिया होगा। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन क्या था, -1 में था, -1 में था। यहाँ से क्लोरीन कहाँ किसमें चला गया है, 0 ऑक्सीकरण अवस्था में। तो यहाँ पे जो क्लोराइड माइनस था, -1 था, ये क्या किया, Cl+ एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। Cl- था, माने कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक ऋण आवेश था। तो ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है यहाँ पे और Cl 0 आवेश वाले Cl में आ गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दान कर रहा है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन इसमें होता है। तो ये हो गया ऑक्सीकरण की क्रिया। HCl से Cl2 का बनना क्या है, ऑक्सीकरण की क्रिया है, और MnO2 से MnCl2 का बनना अपचयन की क्रिया है। तो इस अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसमें देखते हैं कि ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचायक क्या होता है। तो इसमें दिया हुआ है कि वह पदार्थ जिसमें उपस्थित तत्व के ऑक्सीकरण संख्या के मान में क्या होगी, कमी होगी, वह कहलाएगा ऑक्सीकारक। तो जो तत्व ऑक्सीकरण संख्या में जिसके कमी होगी उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। तो यहाँ पे मैग्नीज का कितना था, +4 था, तो +4 से कितना हो गया, +2, तो 2 कम हुआ है इसका ऑक्सीकरण संख्या। तो मैग्नीज का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीकारक का काम कौन करेगा, मैग्नीज ऑक्साइड। ये जो मैग्नीज ऑक्साइड में मैग्नीज है ये क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीकारक कहलाएगा, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, तो ये ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब दूसरा आता है अपचायक। तो इसमें जो है वह पदार्थ जिसमें किसी भी तत्व
की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होगी, वृद्धि होगी, उसको बोलेंगे अपचायक। तो जो इस अभिक्रिया में क्लोरीन का क्या था, -1 था, -1 से यहाँ पे क्या हुआ, 0 हुआ है, तो माइनस से किस में गया, 0 में गया, तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या हुआ, मैग्नीज का वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्या कहलाएगा, अपचायक का काम करेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑक्सीकारक और जो HCl है ये क्या हो जाएगा, अपचायक। तो इस उदाहरण में MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, ये वाला MnO2 ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक, और जो HCl है ये कहलाएगा अपचायक का काम करेगा। ये इस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती हैं। एक तरफ होता है ऑक्सीकरण और दूसरा होगा उसी में अपचयन या फिर रिडक्शन। तो बुक में इसका और बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको बना बना करके देखना है। उसके बाद इसके आगे का देखेंगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। अभी के लिए बस यही तक, उसके बाद इसके आगे का अगली क्लास में देखेंगे।